हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज चैप्टर नंबर 1 अर्थात संबंध और फलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, उन सभी प्रश्नों को यहां पर आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसका हमने पूरा बेसिक संबंध और फलन का पूरा बेसिक और उसके सभी उदाहरण इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। आशा करता हूं कि वो आपने देख लिए होंगे। बाय द वे अगर नहीं दिखे उनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके उसको आप जरूर कंप्लीट करना और उसी की मदद से यहां पर सारे प्रश्न बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज केवल हम एक एक करके नहीं कि भाई एक्सरसाइज के हिसाब से 1 बाय 1 प्रश्न कंप्लीट करवाएं, ऐसा नहीं। यहां पर जो भी प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहां पर हमने कंप्लीट किया है, उन सभी प्रश्नों को यहां पर चयन किया है और उन्हीं को यहां पर कंप्लीट करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि यहां से 8 से 10 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो प्रश्न होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां पर देखो, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो यहां कहता है समुच्चय 1, 2, 3। समुच्चय के अवयव यहां पर 3 दिए गए हैं, 1, 2, 3। इसमें r बराबर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ये हमारा इसमें संबंध दिया गया है ना। इसके अवयवों में जो संबंध है वो दिया गया है ये आपका, और इसके द्वारा प्रदत्त संबंध r है। दिखाइए कि ये स्वतुल्य है किंतु सममिति और संक्रामक नहीं है। ये संबंध r जो है वो स्वतुल्य तो है लेकिन सममिति नहीं है, संक्रामक नहीं है। बहुत आसान सा है ना, बहुत आसान सी बात है। सममिति पहला काम यहां पर समझो। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब ये समुच्चय के जो अवयव हैं वो स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए। 1 का 1 से संबंध हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर देखो 1, 2, 3 अवयव हैं, तो तीनों का स्वयं से स्वयं संबंध होना चाहिए। 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए, 3 से 3 का संबंध होना चाहिए, तो स्वतुल्य हो जाएगा। यहां पर जो रूल होते हैं स्वतुल्य के लिए, देखो क्या क्या है। स्वतुल्य एक बार याद करवा दें। स्वतुल्य हम कैसे चेक करते हैं कि अगर a, a रिलेशन में मिल जाए, जबकि a क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग टू a, मतलब a जो है वो समुच्चय के अवयव हैं, है ना। a जो है वो समुच्चय के अवयव, a b c ये सबको समुच्चय के अवयव हैं अगर, तो a बिलोंग टू a का मतलब क्या है? a बिलोंग टू a का मतलब है a जो है ये a है वो समुच्चय a का अवयव है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से संबंधित हो कि a से संबंधित हो जाए, है ना। कोई अवयव b हो तो b से संबंधित हो जाए, c अवयव हो c से संबंधित हो जाए, तो इस प्रकार से ये संबंध अगर प्राप्त होता है तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य होता है। ठीक है, सममिति कैसे चेक करते हैं? सममिति चेक करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि a, b अगर रिलेशन में है, मतलब a से b का रिलेशन है, तो हमें ऐसा मिल जाए कि b से a में वही रिलेशन मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा, जबकि a और b कहां से लेते हैं? समुच्चय के ही अवयव होते हैं, तो ये हमारा संबंध क्या होता है? सममिति होता है। सममिति के बाद हम संक्रामक की बात करें। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक के लिए हम कह सकते हैं कि a, b रिलेशन में मिल जाए, a, b रिलेशन में हो, मतलब a से b का संबंध हो, फिर b से c का संबंध हो, b, c रिलेशन में मिल जाए, है ना। तो अगर ऐसा मिल जाए कि a, b रिलेशन में हो, b, c रिलेशन में हो, तो a, c से भी रिलेशन होना चाहिए, जबकि a, b, c कहां से हो? समुच्चय के अवयव हों, समुच्चय a के अवयव हों a, b, c, तो ऐसी स्थिति में संबंध हमारा संक्रामक होता है। a b से रिलेटेड हो, b c से रिलेटेड हो, तो a से c का भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा संबंध r जो है वो क्या है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, और जहां पर तीनों संबंध होते हैं वो हमारा तुल्यता संबंध होता है ना। तो तुल्यता संबंध की कभी बात करता है तो इसका मतलब वहां स्वतुल्य भी होगा, सममिति भी होगा और संक्रामक संबंध होता है, तो वो तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमें स्वतुल्य है ये चेक करके दिखाना है, सममिति नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये 3 चेक बातें करके दिखानी है। देखो ध्यान में, इस प्रश्न में बच्चों यहां से आप देख सकते हो बड़े आराम से कि जो 1 है वो समुच्चय
का अवयव है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समुच्चय ए है हमारा, यहां लिख देते हैं, माना कोई समुच्चय हमारा ए है जिसके अवयव है 1, 2, 3। ठीक है, अब यहां देखो हमने बताया कि अगर स्वतुल्य है तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, 1 से 1 का संबंध, 2 से 2 का संबंध, 3 से 3 का संबंध होना चाहिए। आप ध्यान से देखो 1, 1 आर में है कि नहीं, 2, 2 आर में है कि नहीं, 3, 3 आर में है कि नहीं है। देखो आर ये है, आर में 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, मतलब 1 से 1 का संबंध है, 2 से 2 का संबंध है, 1 से 1 का है, 2 से 2 का है और 3 का 3 से संबंध है। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखना है, अतः आर जो है वो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। तो ये तो बच्चों हमने चेक कर लिया कि ये हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, ये संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के बाद सममिति चेक करो भाई। सममिति में क्या बताया अभी हमने, सममिति में हमने बताया कि भाई सममिति में ऐसा होना चाहिए, सममित संबंध तब होता है जब ए से बी का रिलेशन हो वही तो बी का ए से भी रिलेशन हो, ए कॉमा बी हो तो फिर बी कॉमा ए भी यहां होना चाहिए। आप देखो ध्यान से कि रिलेशन में 1, 2 तो दिखाई दे रहा है, देखो 1, 2 दिखाई दे रहा है भाई। यहां पर चेक करो 1, 1 इसका उल्टा 1, 1 है, ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए ना, तो ए कॉमा बी है, इसका उल्टा बी कॉमा ए है। 2, 1 2, 1 का उल्टा 2, 1 होता है इसमें। 3, 3 का उल्टा 3, 3 होता है इसमें। लेकिन 1, 2 है, 2, 1 यहां पर नहीं है। इसका मतलब बात बिगड़ गई। 1, 2 रिलेशन में है, परंतु यहां लिखो परंतु 2, 1 रिलेशन में नहीं है। अतः आर जो है वो सममिति नहीं है, सममिति नहीं है। ठीक है, बात क्लियर, खत्म। अब आगे कुछ जरूरत ही नहीं है, एक ने बात बिगाड़ दी, दूसरा यहां लिखना नहीं है। 2, 3 है, 3, 2 यहां नहीं है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, एक ही से बात खत्म हो गई भाई। 1, 2 है, 2, 1 यहां है नहीं, तो इसका मतलब सममिति नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, यहां 3, यहां संक्रामक में 3 अवयव की जरूरत पड़ती है। ए का बी से वही संबंध हो, बी का सी से वही संबंध हो, तो ए का सी से भी वही अगर संबंध होता है तो संक्रामक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो बच्चों आप यहां पर देखो 1, 2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है, देखो 1, 2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर सममिति और संक्रामक दोनों के लिए अगर ऐसा हो जाए कि ये सेम लिखें तो उनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1, 1 का उल्टा 1, 1 चेक करने की क्या जरूरत, काम खत्म। 2, 2 का उल्टा 2, 2 का चेक नहीं करना है। 3, 3 का उल्टा 3, 3 चेक नहीं करना है। मतलब कुल मिला के सममिति के लिए जिस बराबर वाले अवयव लिखे ना उनको चेक नहीं करना है। ठीक है, जो बराबर नहीं उनको चेक करना है। इसी प्रकार संक्रामक के लिए भी वही बात है, संक्रामक के लिए भी वही बात है कि 1, 1 2, 2 3, 3 को चेक न करो, संक्रामक में शामिल होते हैं। लेकिन 1, 2 है तो ये 1, 2 के बाद 2 के बाद क्या आता है, 2, 3 आना चाहिए। तो 1, 2 है, 2, 3 भी है, 2, 3 भी रिलेशन में है। परंतु आप ध्यान से देखो तो भाई यहां से 1, 3 भी तो आना चाहिए। ए, बी है, बी, सी है, तो ए, सी आना चाहिए। ए, सी यहां नहीं आ रहा है, परंतु ए, सी का मतलब 1, 3 रिलेशन में नहीं है। देखो अब 1, 3 यहां कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो 1, 3 रिलेशन में नहीं है, अतः आपको यहां लिखना है संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये लिखना है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। तो यहां पर जो एक बात निकली, मतलब एक संबंध यहां निकल रहा है, स्वतुल्य तो संबंध है परंतु सममिति नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत बार पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ पहले छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, है ना। पहले छोटे छोटे करेंगे, बड़े बाद में करेंगे। छोटे ही आते हैं, है ना, 1 नंबर के, 2 नंबर के, कभी लास्ट में 5 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एक और प्रश्न करते हैं। यहां लिखता है पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R जो X, Y बिलोंग टू R, मतलब जो संबंध R है पूर्णांक का समुच्चय दिया गया है। समुच्चय जो A वहां पर पहले वाले प्रश्न में A समुच्चय दिया गया था, यहां पर जो समुच्चय है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, Z जिसको कहते हैं, है ना।
और उसमें संबंध r बराबर ऐसे दिया गया है x कोमा बाई बिलोंग टू r, मतलब x कोमा बाई जो है वो r में है, ठीक है। और इस प्रकार से कि x माइनस बाई छोटा है बराबर 1 से, द्वारा ये संबंध दिया गया है। तब जो संबंध r है उस संबंध r को दिखाना है कि स्वतुल्य है, सममिति है, किंतु संक्रामक नहीं है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो कैसे दिखाओगे, बहुत आसान से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया था ना, वैसे ही बिल्कुल करना है। क्या करना है, पहला काम तो हमें स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है ना, स्वतुल्य। भाई अगर हमें स्वतुल्य चेक करना है तो ये पता ही है स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए। तो ये जो अगर ये मान लिया जाए कि जो x अवयव है वो z का ही एक अवयव है ना, z समुच्चय है उसका एक अवयव हमने मान लिया x है, तो यहां पर देखो जो x माइनस संबंध क्या दिया गया है, x माइनस बाई। अगर x कोमा x यहां रिलेशन में है तो इट मीन्स x में से x घटाओ और इसका मॉडुलस का मान निश्चित रूप से क्या आएगा, शून्य आएगा। और शून्य जो राशि होती है x माइनस एक्स का जो मान निकालोगे वो शून्य आएगा, और शून्य राशि होता है वो 1 से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब x कोमा x रिलेशन में है, और यदि x कोमा x रिलेशन में है तो इसका मतलब ये संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अतः मतलब जो समुच्चय के अवयव हैं वो स्वयं से स्वयं संबंधित हैं। x से संबंधित और कोई अवयव, जो भी अवयव होगा वो आपस में सभी संबंधित हैं, क्योंकि उनको आपस में जब घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा, 0, और 0 हमेशा 1 से कम होता है। लिख देना है, अतः r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है, ठीक है। स्वतुल्य तो भाई हो गया, ये तो बात कंफर्म हो गई। इसके बाद सममिति बताओ, सममिति है कि नहीं। सममिति के लिए क्या करते हैं, सममिति के लिए x से जो y का संबंध होता है वही y से x में होना चाहिए। तो यहां पर देखो जो लिखा है मॉड x माइनस बाई, मॉड x माइनस बाई, x माइनस बाई, ये जो मॉड x माइनस बाई है उसको क्या हम y माइनस एक्स का मॉड लिख सकते हैं, y माइनस एक्स का मॉड लिख सकते हैं। x माइनस बाई का मॉड बराबर मॉड x y माइनस एक्स हो जाता है ना, उलट के लिख दें, मॉड की वैल्यू वही होती है। तो मॉड x माइनस बाई बराबर में मॉड y माइनस एक्स, ये दोनों ही 1 से छोटे होंगे। ये अगर 1 से छोटा है तो फिर ये भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो x और y कहां से आए हैं, ये आपके x कोमा y जो है वो z के अवयव हैं। अतः यहां आपको लिख देना है कि जो r है वो क्या है, स्वतुल्य, सममिति है। क्या लिखना है, सममिति है। तो सममिति भी हो गया भाई, है ना। x में से y घटाओ, y में से x घटाओ, दोनों ही 1 से छोटे आएंगे, है ना। जो x से y का संबंध है वही y से x का संबंध है। और इसका मतलब ये हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब x कोमा y अगर रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं y कोमा x भी रिलेशन में है ना। अतः r जो है वो क्या है, सममिति है, सममिति है। ऐसे इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई संक्रामक चेक करो, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, देखो संक्रामक के लिए लिखते हैं x कोमा y अगर रिलेशन में है, x कोमा y रिलेशन में, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि x में से y घटाओ और इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 से छोटा, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, y में से z घटाओ, y माइनस जेड, y कोमा z बिलोंग टू r है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y माइनस जेड का मान 1 या 1 से छोटा है। तब होना क्या चाहिए, अगर x कोमा y r में है, y कोमा z r में है, तो x कोमा z भी r में होना चाहिए। तो x कोमा z अगर r में है, x कोमा z r में है, तो इसका मतलब है कि x माइनस जेड निकालो। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। हम ऐसे निकाल सकते हो कि x माइनस जेड का मान बराबर हम ऐसे निकालेंगे, x में से y घटाएं प्लस कर दें, y में से z घटाएं और इसका मॉडुलस का मान 1 से छोटा, ठीक है। यहां देखो y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड ही तो बचेगा। अब और आगे देखो, यहां पर आगे देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस y का मॉडुलस और प्लस y माइनस जेड का मॉडुलस और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लिख दें
1 और 1 2, 2 का मान 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो नहीं सकता। बताओ हो सकता है? 2 1 से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x, z जो है वो यहां रिलेशन में नहीं है। x, z है वो रिलेशन में नहीं है। x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं है। अतः लिखना है, अतः यह है r जो है वो क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक है, r जो है वो संक्रामक नहीं। तो सममित है, स्वतुल्य है, सममिति है, लेकिन संक्रामक नहीं है। यही हमसे सिद्ध करवाया गया है, संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, संक्रामक नहीं है, सममिति है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित दोनों है ना। ये स्वतुल्य है और ये आपका सममिति है, लेकिन संक्रामक नहीं है। करेक्ट है बच्चों। चलिए और अगला प्रश्न एक देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां देखो, कहता है दिखाइए कि fx बराबर x क्यूब द्वारा परिभाषित फलन f जहां r से r में एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ये फलन हमें दिखाना है। जो फलन fx बराबर x क्यूब दिया गया है वो फलन r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, और ये फलन हमें क्या दिखाना है? एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। एकैकी कैसे चेक करते हैं? देखो यहां पर बता दें, एकैकी का मतलब ये सीधा सीधा देखो, ये हमारा एक समुच्चय है। मान लेते थोड़ी देर के लिए समुच्चय ए है, एक समुच्चय थोड़ा बी है। थोड़ी देर के लिए यहां पर प्रश्न थोड़े हटके, इस प्रश्न की बात नहीं करी जा रही। यहां पर एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव हैं a, b, c। ठीक है, अब अगर ये कहा जाए कि ये फलन ए से बी में है, फलन कहां है? ए से बी में है, तो ये इस प्रकार संबंधित है। 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है। तो बच्चों ये फलन हमारा कैसा है? एकैकी फलन है। यहां समुच्चय ए को हम कहते हैं प्रांत और समुच्चय बी को हम कहते हैं सहप्रांत। क्या कहते हैं इसको? सहप्रांत। समुच्चय ए के सभी अवयवों का, समुच्चय ए के सभी अवयवों का सहप्रांत बी में प्रांत ए, इसको कहें समुच्चय ए या फिर प्रांत, प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में प्रतिबिंब बनता हो, प्रतिबिंब अद्वितीय बनता हो। दोनों शर्तें होनी चाहिए। इस प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में प्रतिबिंब हो और प्रतिबिंब अद्वितीय अगर होता है तो फिर ये फलन आपका क्या कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। फलन कैसा कहलाता है? एकैकी। मतलब प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो, प्रत्येक अवयव का बनता हो। ऐसा नहीं है कि एक का बन रहा है एक का नहीं बन रहा है, सबका बनना चाहिए और वो भी अद्वितीय बनना चाहिए। तो इसके सभी अवयवों का यहां पर अद्वितीय प्रतिबिंब यदि बनता है तो ये हमारा फलन एकैकी होता है। आच्छादक क्या होता है? ये फलन आच्छादक फलन भी है, क्योंकि यहां पर देखो इस सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। वो है इसमें। यहां देखो ए का यहां प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी है, सी का भी है। तो बी के सभी अवयवों का अर्थात सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान यदि है तो ये फलन हमारा आच्छादक फलन होता है। तो यहां जो हमने बनाया ये फलन आपका ए से बी में क्या है? एकैकी भी है, आच्छादक भी है। यदि यहां पर एक कोई अवयव डी और लिख दें तो अब बच्चों यहां पर ये आपका आच्छादक नहीं रहा। एकैकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहां पर इसके सभी अवयवों का यहां प्रतिबिंब नहीं है। डी का कोई भी यहां प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो अब ये आच्छादक नहीं है। एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो बस यही हमें यहां पर चेक करके दिखाना है कि भाई अगर एकैकी है, आच्छादक नहीं है तो कैसे नहीं है। देखो ध्यान दें, अगर हम बिल्कुल इसी हिसाब से बताना चाहें तो इसको ऐसे बता सकते हो। देखो ध्यान दें, ये हमारा है आर, ये क्या है? ए समुच्चय को कहा गया है आर, है ना। प्रांत भी आर है, सह प्रांत भी आपका आर है और आर से आर में कोई आपका ये फलन है। ठीक है, यहां पर भी रियल नंबर है, यहां पर भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर यहां डाल दो, इसका सबका यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि यहां x का मान देखो, ये होता है x और ये होता है fx, ये होता है x, ये होता है fx। x बराबर यहां कुछ भी लिख दो तो इस x का मान यहां पर भरोगे तो यहां पर fx का मान कुछ ना कुछ आएगा, उसका क्यूब आएगा, ऐसे कह सकते हो। x का क्यूब यहां पर प्राप्त fx का मान होता है। तो यहां पर 1 भरो, 2 भरो, -1 भरो, 1/2 भरो, कुछ भी x के मान अगर हैं तो यहां पर निश्चित रूप से
1 का क्यूब 1 होता है ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, यहां 8 लिख सकते हो, -1 का क्यूब -1 होता है, 1/2 का क्यूब यहां पर 1/8 होता है। तो इसके सभी अवयवों का यहां पर प्रतिबिंब मिलेगा, इसका मतलब ये एकाकी तो है। दूसरा जहां चेक करने का तरीका ये भी होता है, देखो ध्यान दें, दूसरा जो चेक करने का तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान से समझना है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहां पर हम ये मान लेते हैं x1, x2 कोई r के दो अवयव हमने मान लिया x1 और x2 r के अवयव है, ठीक है। तो इसको यहां पर ऐसे लिखते हैं fx1 बराबर में fx2 लिखते हैं, है ना, ये हमारे चेक करने का तरीका है। fx1 बराबर fx2 लिखते हैं। अब fx1 का मान हो जाएगा x1 का क्यूब बराबर में fx2 का मतलब हो जाएगा x2 का क्यूब, है ना। यहां पर x की जगह x1 लिख दें, यहां भी x1 लिख दें, तो fx1 बराबर x1 का क्यूब हो जाएगा। यहां x2 लिख दें, यहां भी x2 लिख दें, तो fx2 बराबर x2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। दोनों पक्षों में घनमूल ले लिया जाए तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। यदि x1 बराबर x2 हो रहा है तो निश्चित रूप से इसको क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे एकाकी है। क्या कहोगे, ये फलन हमारा एकाकी है, ठीक है। 1 फंक्शन है हमारा, क्योंकि यहां पर x1 बराबर x1 x2 दोनों काय के r के समुच्चय r के अर्थात प्रांत के अवयव हैं, और ये हमें x1 बराबर x2 मिल रहा है, इसका मतलब ये फलन हमारा क्या है, एकाकी है, ठीक है। एक का एक से संबंध सीधा सीधा है ना, एक का एक से संबंध है, तो हम कह सकते हैं ये फलन हमारा एकाकी है। अब आच्छादक क्यों नहीं है, देखो एकाकी तो हमने प्रूव कर लिया, आच्छादक क्यों नहीं है थोड़ा समझो यहां पर, तथा आच्छादक को चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो यहां पर हम एक कहें तो 1 का क्यूब 1 होता है, किसी भी कोई संख्या देखो ऐसी भी, देखो ये हम उसी से बिल्कुल समझो, ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया fx, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फलन है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, कुछ ऐसे अवयव है ना, ये रियल नंबर सब है। ये जरूरी, ये तो दिखावटी तो ऐसे दिखाई दे प्राकृतिक नंबर है ना, लेकिन सभी नंबर ऋणात्मक धनात्मक और पूर्णांक अपूर्णांक सभी नंबर यहां पर है ना, परमे अपरमे सब हैं। रियल नंबर का मतलब होता है सब कुछ होता है गजड़ बजड़, है ना। अच्छा भाई, यहां भी सब कुछ गजड़ बजड़ है। अब ये बताओ कि यहां पर कहीं पर 1 लिखा होगा, है ना, कहीं 2 लिखा होगा, तो किसी भी राशि का अगर हम स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम बताओ यहां पर कौन सी ऐसी राशि है जिसका हम क्यूब कर दें, है ना, यहां पर हम ऐसे कहें कि 2 लिखा है, ये 2, तो किसी भी राशि का क्यूब करो 2 तो होता ही नहीं है, किसी भी राशि का क्यूब करोगे 2 नहीं मिलेगा भाई। अगर हम यहां पर 1 का क्यूब करें 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करें तो 8 मिलेगा, 2 तो किसी का क्यूब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 2 का यहां पर प्रतिबिंब नहीं होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, यहां 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 9 होगा। तो बच्चों यहां पर 2, 3, 4 ये ऐसी संख्याएं, 5, 6 ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी क्यूब होता ही नहीं है, मतलब इसका यहां प्रतिबिंब नहीं है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका यहां सह प्रांत में, कुछ राशियां ऐसी हैं, कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। इसके सभी अवयवों का 2 का यहां कोई प्रतिबिंब नहीं है, 3 का यहां कोई प्रतिबिंब नहीं है, 5 का यहां कोई प्रतिबिंब नहीं है, 4 का कोई, क्योंकि जो घन करने से मिलता है वो यहां है, उनका प्रतिबिंब बनेगा। 1 का जो क्यूब होगा वो 1 होगा, 2 का क्यूब होगा 8 होगा, 3 का क्यूब होगा वो 3 तिया 9 तिया 27 होगा, है ना, 27 होगा, 4 चौको 16 चौको 64 होगा। अब बच्चों यहां पर ये कहें कि किसी भी राशि का क्यूब करो 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी भी क्यूब, किसी भी का मतलब कोई भी राशि कोई ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका क्यूब करने पर 9 मिल जाए भाई। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब करने मतलब 9 किसी का घनमूल नहीं है। कोई भी राशि ऐसी नहीं जिसका घनमूल 9 हो, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसका घनमूल 2 हो जाए, है ना। ये सब की ऐसे मान हैं, ये ऐसे राशियां हैं जिनका यहां पर प्रतिबिंब नहीं है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि इन सभी राशियों का यहां प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। क्या लिखना है, ऐसे यहां लिखना है। देखो ये तो हमने समझाने के लिए बनाया, अगर आप ना बनाएं तो कोई समस्या नहीं है। आप यहां सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो, चूंकि ऐसे लिखो,
चूंकि सह प्रांत में बहुत ऐसे अवयव हैं जिनके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः जैसे यहां लिख देते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8 का है फिर 8 को छोड़ दो तो 9 का भी नहीं है, 10 का भी नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारे अवयव हैं जिनका इन सभी का यहां पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है ना। सह प्रांत के ये जो अवयव हैं उनका प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः आर आच्छादक नहीं है, ये लिख देना है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। क्लियर है बच्चों बात? तो ये फलन आपका एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहां पर सह प्रांत के बहुत से ढेर अवयव ऐसे हैं जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये फलन आपका क्या है? आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, आच्छादक नहीं है। क्लियर है? चलिए एक और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कहता है मान लीजिए कि f जहां n से r में एक फलन है fx बराबर 2x माइनस 1/2। जो fx फलन है उसका प्रांत नेचुरल नंबर है और जो सह प्रांत है वो आपका रियल नंबर है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या आपका प्रांत है और आपका ये वास्तविक संख्या है वो आपका सह प्रांत है। ठीक है, ये fx बराबर दिया गया है, द्वारा परिभाषित एक फलन है तथा दूसरा फलन g इस प्रकार से परिभाषित है। देखो लिखता है q से r में है, ये q से r में मतलब परमेय संख्याओं से रियल नंबर में आपका ये परमेय संख्याएं इसका प्रांत है और ये आपका वास्तविक संख्याएं इसका सह प्रांत है। ठीक है, और ये gx बराबर x+2 द्वारा परिभाषित एक अन्य फलन दिया गया है, ये g फलन दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा है संयुक्त फलन गौप 3/2 का मान बताइए। देखो कैसे करोगे, आसान सा काम है, एकदम आसान। क्या करते हैं, देखो गौप 3/2 ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करना है, देखो जी ऑफ इसको कैसे लिख सकते हैं, f 3/2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं? तो इसको लिख दें जी f 3/2 को ध्यान से देखो, f 3/2 यहां x का मान 3/2 लिख दिया जाए तो f 3/2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3/2 माइनस 1/2। क्या करना है आपको, तो जी अपना ज्यों का त्यों f 3/2 का मान निकालो तो 3/2, x का मान 3/2, यहां भी 3/2 तो 2 × 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, यहां 2 से 2 आप कैंसिल कर दो तो हमारे पास हो जाएगा जी 3 में से 1 घटाओ 2, 2/2, या यहां पर 2/2 का मतलब होता है 1, मतलब g1 मिल गया। अब देखो g1 का मान, यहां gx का मान 1 लिख दें तो g1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2, क्या हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3। यहां पर कह सकते हैं कि जो गौप 3/2 है उसका मान 3 आएगा। करेक्ट है, संयुक्त फलन का मान यहां से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न को देखो, तो ये रहा अगला प्रश्न, कहता है समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर समुच्चय के अवयव 1 से लेकर 7 तक संख्याएं दी गई हैं। इसमें संबंध r बराबर a, b इस टाइप से है कि a तथा b दोनों ही या तो सम हैं या विषम हैं। तो सिद्ध करके दिखाओ कि r स्वतुल्य है। r को हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है। जो संबंध दिया है वो स्वतुल्य संबंध है। मतलब स्वतुल्य संबंध तब होता है जब स्वयं जो भी समुच्चय के अवयव हों वो स्वयं से स्वयं संबंधित हो। 1, 1 हो, रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए, रिलेशन में 1, 1 होना चाहिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और 7, 7 अगर रिलेशन में है तो लिख देंगे कि ये स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। सीधी सी बात है। देखो यहां सॉल्व करो। पहला काम तो ये है कि जो हमारा समुच्चय दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7 ये तो हमारा समुच्चय दिया गया है। इसमें रिलेशन देखो, ध्यान दें, रिलेशन ध्यान से समझो। रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे? यहां कहता है ए कॉमा बी इस प्रकार से है कि ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। मतलब ए सम है तो फिर बी भी सम है, ए बी दोनों सम है। अदरवाइज अगर ए विषम है तो फिर बी भी विषम है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो लिख देते हैं। देखो मान लिया हमने ए का मान 1 है, ए बी कहां से लेते हैं? इस समुच्चय के ही अवयव होते हैं। देखो समुच्चय का हमने एक अवयव ले लिया 1, तो फिर प्रश्न कहता है कि अगर एक अवयव पहला वाला विषम है तो दूसरा वाला भी विषम ही आएगा। तो भाई ये विषम आएगा तो इसका मतलब 3 आएगा, 1,3 आएगा, 1,5 आएगा, 1,7 आएगा। देखो दोनों हमने विषम विषम लिखे हैं, यहां ये विषम है तो ये भी विषम है, ये विषम है ये भी विषम है, ए बी दोनों ही विषम वाले लिख लिए। अब देखो अगर ऐसा कहें कि ए का मान 2 लिख लिया जाए तो फिर बी का मान भी देखो 2 ही लिखना है, सम सम वाले लिखना है। क्या लिखना है? एक यहां पर छूट रहा है, 1,1 भी आप यहां पर लिखो, है ना। 1 है तो फिर 1,1 भी आएगा, विषम है तो दूसरा भी विषम आएगा, ठीक है। ये देखो 1 आएगा तो फिर 1 आएगा, मतलब दोनों विषम हो गए। यहां पर दोनों विषम हो गए, ये भी दोनों विषम है, ये भी दोनों विषम है। अगर बात सम की करें तो 2, अगर पहला ए 2 है तो फिर बी भी 2 लेना है, सम सम दोनों लेने हैं। पहला अगर हमने 2 ले लिया तो फिर ये दूसरा वाला भी सम लेना है, मतलब 4 लेना पड़ेगा। 2 लोगे तो यहां पर 6 लेना पड़ेगा, मतलब 2 लेने पर सम वाले लिखो, है ना। पहला सम लिख दिया तो फिर सब बी जो भी अवयव आएगा उसमें सम लिखना है। अब देखो यहां पर 3 लिख लिया जाए तो भाई 3,3 लिखो, विषम विषम वाले अब लिखना पड़ेगा, है ना। ये 3 लिख लिया तो फिर बी भी विषम लिखना है। 3 लिखा है तो यहां पर 5 लिख सकते हो, है ना। 3 लिखा है तो यहां 7 लिखना पड़ेगा, विषम विषम वाले लेना है, ठीक है। विषम विषम वाले ले लिए हमने। अब यहां पर बताओ 4 अगर लिखोगी तो 4 लिखने से तो 4 सम है तो फिर दूसरा भी समय ही लिखना है, 4 4 लिखो, 4 लिखो तो फिर 6 लिखो, है ना। इसके बाद यहां पर 5 अगर लिख लिया तो फिर 5 5 लिखना पड़ेगा, 5 7 लिखना पड़ेगा। विषम लिखा है तो फिर विषम ही लिखना पड़ेगा, है ना। यदि 6 लिखा है तो 6,6 लिखो, है ना। और 7 लिखो तो फिर 7,7 लिखो। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा रिलेशन बन के तैयार हुआ। इसमें आप जहां भी देखो, जिस अवयव को ध्यान से देखा जाए तो उसमें या तो दोनों सम है या फिर दोनों विषम है। इसको देखो, दोनों विषम दोनों विषम दोनों विषम दोनों विषम। यहां पर देखो दोनों सम सभी सम, है ना। ये भी देखो दोनों विषम है, यहां भी दोनों विषम, यहां भी दोनों विषम। यहां देखो दोनों सम है, दोनों सम है, दोनों विषम है, दोनों विषम है, दोनों सम है, दोनों विषम है। तो मतलब ए बी दोनों या तो सम है या विषम है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये जो रिलेशन दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन में क्या ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है ना। तो कह सकते हैं बिल्कुल है, क्योंकि स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए। जो भी समुच्चय के अवयव हैं वो स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, है भाई। देखो इस रिलेशन में आप ध्यान से देखो कि स्वयं से स्वयं संबंधित है कि नहीं। देखो a, है कि नहीं, बिल्कुल है। 2 है ना, 2,2 भी यहां पर है, बिल्कुल है। 3,3 क्या है इसमें, देखो है, बिल्कुल है। 4,4 क्या है, बिल्कुल है। 5,5 है, बिल्कुल है। 6,6 है, बिल्कुल है। 7,7 है, बिल्कुल है। इसका मतलब स्वयं से स्वयं सभी अवयव संबंधित हैं। इसका मतलब ये आपका संबंध स्वतुल्य संबंध है, ये लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, चूंकि 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 अंत में 7,7 ये सभी रिलेशन में हैं, ठीक है। अतः जो रिलेशन आर है वो आपका स्वतुल्य संबंध है, लिख देना भाई, स्वतुल्य है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना था, हो गया भाई, ठीक है। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे से, जैसा कि हमने बताया कि यहां पर छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में, है ना। ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। विकल्प 4 देगा, इसमें से ये दे सकता था कि ये संबंध आपका, ये कोई समुच्चय है, ये आपका संबंध है, और 4 संबंध देगा। उसमें से कहेगा कि बताओ ये स्वतुल्य है या संक्रामक है या, है ना, सम्मिति है, क्या है।
तो ये 4 संबंध में से कोई एक संबंध आपसे पूछेगा, जो सही होगा वो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है सिद्ध करिए कि यदि f a से b में तथा g b से c में एकैकी फलन है। क्या कहता है कि f a से b में तथा g b से c में एकैकी फलन है, तो संयुक्त फलन गॉफ a से c में जो होगा वो भी आपका एकैकी होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाओ। सिंपल सा काम, बिल्कुल सिंपल सा काम। कैसे देखो, ध्यान दें, यहां पर ये माने कि जो गॉफ फलन है उसके कोई 2 अवयव यहां x1 और x2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं माना x1, x2 बिलोंग टू गॉफ। गॉफ के 2 फलन, 2 हमने अवयव x1 और x2 मान लिए, तो इसको यहां ऐसे लिखें कि गॉफ x1 बराबर में गॉफ x2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गॉफ, इसको ऐसे लिख दें g ऑफ f x1 लिख लें, और बराबर में यहां लिख दें g ऑफ f x2 लिख दें, इसको ऐसे लिख लें। इसको अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि f x1 बराबर में f x2 लिखा जा सकता है। क्यों यहां लिख दें, रीजन इसका, चूंकि g जो है वो क्या है, g आपका क्या है, एकैकी फलन है। चूंकि g एकैकी फलन है, अगर ये g एकैकी फलन है तो f x1 बराबर f x2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 बराबर x2। इसको ऐसे क्यों लिखा जा सकता है, इसको इसलिए लिखा जा सकता है कि जो f है वो क्या है, एकैकी फलन है। देखो प्रश्न में ये दिया गया है कि भाई g है वो भी एकैकी फलन है, f है वो भी एकैकी फलन है। f और g दोनों क्या है, एकैकी फलन दिए गए, है ना। तो अगर एकैकी फलन है तो इसका मतलब क्या है, x1 बराबर x2। यहां से अगर हमें x1 बराबर x2 मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो गॉफ फलन है a से c में वो भी आपका कैसा है, एकैकी फलन है। ठीक है, अतः यहां कह सकते हैं कि गॉफ है, जो गॉफ है जो a से c में है भी आपका एकैकी फलन होगा, भी एकैकी फलन होगा। ठीक है, ऐसा आप लिख दें, एकैकी फलन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया, करेक्ट है। चलिए, ये सारे प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न है ना, इनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। आगे एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, लिखता है f r से r तथा g r से r 2 फलन है, एक f फलन है, एक g फलन है। यहां पर प्रांत और सहप्रांत दोनों ही आ रहे हैं, यहां पर g फलन के प्रांत सहप्रांत दोनों ही आ रहे हैं, 2 फलन दिए गए हैं। इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 1 है और gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 है। तो कहता है फॉग x और गॉफ x के मान बताओ, है ना। दोनों संयुक्त फलन आपसे पूछ लिए गए हैं। देखो ये अभी हमने इस टाइप के और भी प्रश्न एक करवाया था, ध्यान दें। तो ये लिखा है हमारे पास, ये फॉग x का मान पहले निकालना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ gx, इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है। ठीक है कि नहीं। तो f ऑफ gx और gx का मान देखो, ध्यान दें, gx बराबर क्या है, gx बराबर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान दो, यहां पर हमें क्या करना है, जो f फलन है, f फलन उसकी बात करो। यहां देखिए ये लिखा है, इस x के जगह पर यहां पर क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 2 लिखा है। तो पूरे फलन में x के जगह पर क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 2 लिखना है। देखो 2 अपना ज्यों का त्यों, x के जगह पर x स्क्वायर माइनस 2 लिखो, प्लस 1 ज्यों का त्यों। बात समझ में आ रही। देखो 2 हमारा ज्यों का त्यों, इस x के जगह पर हमने लिख लिया है 2, ये x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 हमारा ये ज्यों का त्यों। ठीक है, एफ एक्स ये हमारा x है। बस फलन में जहां भी हमारा f फलन है उसमें x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 2 लिखना है। यहां पर देखो 2x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, आगे 2 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2 का 2 में गुणा 4 प्लस में 1, मतलब 2x स्क्वायर माइनस में 3, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, फॉग x बराबर क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3, करेक्ट है। बस इसी टाइप से आपको यहां पर गॉफ ऑफ x का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार यहां पर लिखोगे, यहां g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो,
ठीक है। इसके बाद g ऑफ fx और fx का मान प्रश्न में 2x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। देखो ये है fx का मान कितना है, 2x प्लस 1। तो fx के जगह पर क्या लिख दो, 2x स्क्वायर नहीं है, 2x प्लस 1 लिखना है, ठीक है। तो fx का मान हमने लिख दिया 2x प्लस 1। अब भैया हम g वाले फलन की बात कर रहे हैं। g वाला फलन जो है वो ये लिखा है ना। तो ये x के जगह पर देखो इसमें 2x प्लस 1 लिखा है, तो g वाले फलन में x के जगह पर 2x प्लस 1 लिख दो। यहां पर लिखना है x के जगह पर 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर है ज्यों का त्यों, फिर माइनस में 2 है, ये भी हमें ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। हो गया काम, समझो। इसका स्क्वायर खोल दो भैया, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस दोनों का गुणा का दूना करना है, 4x हो जाएगा, माइनस में 2। तो आंसर हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 1, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल सा काम है, बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न सिंपल है, ठीक है। एक और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहां पर कहता है यदि वास्तविक संख्याओं की समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर A, B इस प्रकार से है कि A B से छोटा है या बराबर है, ठीक है। और दिखाइए कि R स्वतुल्य व संक्रामक है परंतु सममिति नहीं है। देखो ध्यान दें, यहां पर क्या है, वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है S। अब तक अभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से लिख रहा था हर प्रश्न में, यहां पर आपको भ्रमित करने के लिए लिख दिया है समुच्चय S है। रियल नंबर का कोई समुच्चय R से डिफाइन करते हैं, R से लिखते हैं, यहां पर S से लिख दिया, कोई बात नहीं, है वही बात, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है S, इसमें संबंध R जो दिया गया वो इस प्रकार से है कि R बराबर A, B सच दैट A लेस देन और इक्वल B यहां पर दिया गया है। तो दिखाइए कि R स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममिति नहीं है। कैसे करना है, देखो पहला काम तो हमें स्वतुल्य चेक करना है ना। पहला काम क्या करना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हम, A, अगर यहां पर रिलेशन में है, A क्या है, मान लिया कि कोई A अवयव है S का, S मतलब वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय का एक अवयव कोई A है। तो यहां पर रिलेशन में क्या कह रहा है, A लेस देन इक्वल टू B, है ना। तो A छोटा या बराबर A से बिल्कुल सही है ना। A से छोटा होता है या बराबर होता है ना। A से छोटा होता है, इसका मतलब है कि A, जो है वो रिलेशन में है। अगर A, रिलेशन में है, जबकि A क्या है, A जो है वो आपका कोई समुच्चय का अवयव है ना। समुच्चय S का कोई अवयव है, वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है, उसका एक अवयव A है। तो A, अगर R में है, अतः यहां कह सकते हैं कि जो R है अर्थात जो संबंध है वो आपका स्वतुल्य तो है, ठीक है, स्वतुल्य है। इस टाइप का कोई भी अवयव यहां पर अगर समुच्चय का है, समुच्चय S का कोई भी अवयव है जो स्वयं से स्वयं संबंधित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्वतुल्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी बात समझते हैं। यहां स्वतुल्य तो बात हो गया है ना, यहां लिख दें स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक हो गया। इसके बाद यहां पर देखो संक्रामक चेक करो, यहां लिख देते हैं संक्रामक। संक्रामक है या नहीं, देखो संक्रामकता कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लिया कि A, B, C तीन संख्याएं समुच्चय A के अवयव, यहां पर S समुच्चय है, उसके अवयव हमने A, B, C यहां तीन अवयव समुच्चय के ले लिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय S में तीन अवयव A, B, C हमने ले लिया। तो यहां पर कहें कि A जो है वो B से छोटा है, मतलब इसका क्या हुआ, A, B रिलेशन में है, ठीक है। B छोटा है C से, इसका क्या मतलब है, B, C रिलेशन में है। और A अगर A छोटा है C से, तो इसका मतलब क्या है, A, C भी रिलेशन में है। तो अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होना ही होना है ना। A अगर B से छोटा है, थोड़ी देर के लिए हमने ये लिख लिया A, और इससे छोटा ये लिख लिया, और इससे छोटा हमने फिर ये लिख लिया। तो देखो ध्यान दें, ये इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो फिर ये देखो इससे छोटा होना ही होना, ये हमेशा छोटा हो जाएगा, है ना। ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो A से छोटा C होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारे पास यहां पर ये बिल्कुल सही बात हो गई
कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, अर्थात ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए कोमा सी भी रिलेशन में होगा। तो अतः यहां पर ऐसे लिख सकते हो, अतः ए कोमा बी रिलेशन में है, कोमा बी कोमा सी भी हमारा रिलेशन में है, तो यहां से ए कोमा सी अगर रिलेशन में मिल रहा है, ए कोमा सी रिलेशन में मिल रहा है, अतः यहां कहेंगे कि जो आर है वो क्या है, संक्रामक है। ठीक है, ये संक्रामक भी भाई हो गया, ये भी बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में यहां पर बात तीसरी है, सममिति नहीं है। सममिति को चेक करो, सममिति है या नहीं। सममिति देखो कैसे करोगे, ए बी से छोटा है, तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान दें, ऐसे समझो कि तीन जो है वो छोटा है 4 से, बिल्कुल सही बात है, 3 4 से छोटा है। क्या 4 3 से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कहें कि 3,4 रिलेशन में है, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि 4,3 जो होगा वो रिलेशन में नहीं होगा। तो मतलब सीधा हो गया। क्या लिखना है यहां पर, अतः जो आर है वो क्या है आपका, सममिति नहीं है, सममिति नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है, ये उदाहरण से ही लिख दो। ठीक है, ए यहां पर 3 और 4 हमने कोई यहां पर 3,4 मान लिया कि 3,4 जो हैं वो आपके एस के कोई अवयव हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के 2 अवयव हमने 3,4 ले लिए, है ना। तो 3 जो होता है वो छोटा होता है 4 से, इसका मतलब 3,4 रिलेशन में है। लेकिन 4,4 3 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब 4,3 रिलेशन में नहीं है। तो अगर 3,4 हो, 4,3 भी मिल जाए तो सममिति होता है। यहां पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सममिति नहीं है, सीधा सीधा, है ना। ए बी से छोटा है लेकिन बी ए से छोटा नहीं होगा। अब ए और बी चूंकि संख्याएं हमारी बीजी संख्याएं, इसलिए हम बता नहीं सकते कि ए छोटा है या बी छोटा है। अगर यहां से देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 3 छोटा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है। लेकिन यहां पर अगर उल्टा कर दिया जाए तो यह संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। 3,4 तो है लेकिन 4,3 यहां पर नहीं है। 4 छोटा नहीं होता है 3 से, इसका मतलब यह संबंध आपका सममिति संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सममिति संबंध के लिए बात हो गई। सममिति संबंध नहीं है, स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य संबंध है, ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। संक्रामक भी हमारा संबंध है लेकिन हमारा सममिति संबंध नहीं है। यहां पर हेडिंग डाल सकते हो सममिति। ठीक है, ये सममिति के लिए हमने यहां पर लिखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए और आगे देखो, अगला प्रश्न लिखा जाए। ठीक है, ध्यान से पूरे कंप्लीट कर लो, एकदम एक एक करके, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, एकदम कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिए और आगे प्रश्न एक देखते हैं। अगला सवाल ये रहा बच्चों, लिखता है सिद्ध करिए कि fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f जहां r से r न तो एकाकी है ना आच्छादक है। अभी इस टाइप का एक प्रश्न हमने किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यहां पर क्यूब था, याद करो। अभी एक यही प्रश्न, लगभग यही आप कर सकते हो बड़े आराम से इसको। ये कहा है fx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन r से r, रियल नंबर से रियल नंबर, इसका प्रांत भी रियल नंबर है, इसका सह प्रांत भी रियल नंबर है, न तो ये एकाकी है ना ये आच्छादक है। कैसे करते हैं एकाकी के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर क्या करते हैं कि प्रांत के कोई 2 अवयव यहां मान लेते हैं कि x1 और x2 है। मान लिया कि x1, x2 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रांत में 2 अवयव x1, x2 हैं। तब यहां पर क्या लिखते हैं, fx1 बराबर लिखते हैं fx2 लिखते हैं। और यदि इसको हल करते करते अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हमारा ये फलन एकाकी होता है। यदि बराबर बराबर नहीं आता है तो समझो एकाकी नहीं है, यही तो नियम होता है। क्या करना है, देखो fx1 को क्या लिखना है, x की जगह x1 लिख दें, यहां भी x1 लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास आगे fx2 को क्या लिखोगे, 2 लिख दें, तो यहां भी 2 लिखोगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया जाए तो ये यहां पर प्लस माइनस x2 लिखना है। बच्चों यहां पर अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्रांत भी नेचुरल नंबर होता है, सह प्रांत भी नेचुरल नंबर अगर होता है, n से n में होता, तो यहां पर x1 बराबर x2 लिखते हैं हम। ये रियल नंबर में तो रियल नंबर जो होते हैं उसमें ऋणात्मक धनात्मक
है ना, परमेय अपरमेय पूर्णांक अपूर्ण सारी संख्याएं होती हैं। तो यहां पर जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, मतलब x1 बराबर x2 हो सकता है और माइनस x2 भी हो सकता है। तो ये बराबर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन हमारा क्या है, एकैकी फलन नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। तो कोई यहां पर आप ऐसे लिख लें, अतः यह एकैकी नहीं है। तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से समझो। मान लिया कि यहां पर दो संख्याएं, ये रियल नंबर मान लें 1 और -1, है ना, ये हमारी रियल नंबर कोई है 1 -1। अब यहां पर लिखोगे f1 बराबर में f-1, बिल्कुल हम वही काम कर रहे हैं जो अभी यहां पर किया है, x1 x2 के लिए किया है, वही हमने x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखें f1 बराबर में f-1, और आगे यहां पर देखो ध्यान से, f1 को क्या लिखोगे, देखो f1 यहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां लिखना है 1 का स्क्वायर, यहां पर f-1 यहां लिखना है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आगे आपके पास ये हो जाएगा 1 बराबर 1, क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। परंतु ध्यान से ये समझना है कि जो 1 होता है वो -1 के बराबर तो हो नहीं सकता, है ना। 1 और ये आपको बराबर बराबर सिद्ध करने हैं, 1 -1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि आपका ये एकैकी नहीं है, f एकैकी नहीं है, ऐसा लिखना है, ठीक है, f एकैकी नहीं है। क्लियर बात है। इसको ऐसे तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके यहां पर ये हो गया प्रांत, इसमें ये x लिख लो, है ना, ये x लिख लो और ये fx लिख लो, ध्यान से समझना है ना। ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा r से r में जा रहा है ना, ये हमारा कोई फलन r से r में जा रहा है। यहां पर हमने 1 लिख लिया, ये -1 लिख लिया, ठीक है। अगर हम यहां पर fx निकालें, fx का मतलब क्या है, x स्क्वायर, fx बराबर क्या है, x स्क्वायर, ध्यान से समझो। अगर x का मान यहां 1 लिख दें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ x का मान -1 लिख दें, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 1 का भी एक ही प्रतिबिंब है और -1 का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो यहां पर ये बहु एकैकी हो जाएगा, एकैकी नहीं होगा, दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 1 का भी एक प्रतिबिंब है, -1 का भी एक प्रतिबिंब है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या है, एकैकी नहीं है। 1 का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यहां पर इस 1 का भी एक प्रतिबिंब है, -1 का भी एक प्रतिबिंब है, दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए ये हमारा एकैकी नहीं है। कैसा है, ये बहु एकैकी है, दो का एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आच्छादक भी नहीं है। कैसे आच्छादक नहीं है भाई, यहां पर बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है बच्चों, यहां पर कोई अवयव 2 भी हो सकता है ना, कोई अवयव 2 होगा, कोई अवयव 3 होगा, ये सारे अवयव इसमें होंगे, है ना, इसमें भी सारे अवयव ये होंगे, है ना, 2 होगा 3 होगा, ये भी सारे अवयव होंगे। बताओ कि यहां पर कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 2 आ जाए, है ना, यहां पर इसका वर्ग करो ये मिलेगा, इसका वर्ग करो ये मिलेगा, 2 का वर्ग करो तो 4 मिलेगा यहां पर, है ना, 2 का प्रतिबिंब 4 होगा। क्या 2 ये है, 2 का यहां पर कहीं पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। इस सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी तो आच्छादक होता है। तो यहां पर बहुत ढेर सारे 2 है, 3 है ना, 5 है, 6 है, बहुत से ऐसे अवयव हैं जिनका यहां पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यहां पर आपको बल यही लिख देना है, क्या लिखना है, चूंकि सह प्रांत के कुछ अवयवों जैसे 2, 3, 5, 6, 7 आदि का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। सह प्रांत के कुछ अवयवों जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7 इन सब के आदि का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः R जो है वो आपका क्या है, जो फलन हमारा है वो आच्छादक फलन नहीं है। अतः आपको लिखना है F आच्छादक नहीं है। क्या लिखना है, आच्छादक नहीं है।
ठीक है बच्चों, आच्छादक नहीं है। क्लियर बात हो गई, ये लिखना है। ठीक है, चलिए और अगला एक प्रश्न देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही मजेदार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें लिखता है यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध करिए कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा। अगर किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तथा एस दोनों ही तुल्यता संबंध हैं, इसका मतलब दोनों ही स्वतुल्य हैं, दोनों ही सममिति हैं, दोनों ही संक्रामक है, तभी तो तुल्यता होता है। तो ये दोनों संबंध तुल्यता संबंध है, तो हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि आर इंटरसेक्शन एस जो संबंध है ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमें चेक करके दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से हमें ये चेक करके दिखाना है कि आर इंटरसेक्शन एस सममिति है, स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है ना। ये आर इंटरसेक्शन एस जो है स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है, ये हमें दिखा देना है। तो हम लिख देंगे कि आर इंटरसेक्शन एक तुल्यता संबंध है। बिल्कुल ठीक है। देखो यहां पर जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। चूंकि समुच्चय ए पर संबंध आर व एस तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, अतः आर व एस स्वतुल्य, कौमा सममिति तथा संक्रामक हैं, ऐसा आपको प्रश्न में समझो दिया गया है। ये दिया गया है कि आर एस दोनों तुल्यता संबंध है। इसका मतलब अगर आर एस दोनों तुल्यता संबंध है, इसका मतलब आर और एस दोनों स्वतुल्य भी हैं, सममिति भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि आर इंटरसेक्शन एस एक जो संबंध है ये आपका तुल्यता संबंध है। मतलब यहां पर भी हमें ये चेक करके दिखाना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रामक है। ठीक है, तो चलिए आइए यहां पर देखते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं, स्वतुल्य की बात करेंगे, है ना। पहले ये संबंध को हमें स्वतुल्य बताना है कि भाई स्वतुल्य है, फिर बताना है कि ये सममिति है, फिर बताना है कि ये संक्रामक है। अगर तीनों निकल आती है तो लिख देंगे कि तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे? देखो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, यहां पर ऐसा तो प्रश्न में दिया गया है कि आर संबंध जो है वो आपका स्वतुल्य है ना। आर भी स्वतुल्य है, एस भी स्वतुल्य है, आर सममिति है, एस भी सममिति है, आर संक्रामक है, एस भी संक्रामक है। ये प्रश्न में दे रहा है, तो आपको यहां पर ऐसा लिख देना है स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग टू आर, है ना। ए आर में है, स्वतुल्य है, इसका मतलब ए आर में है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए एस में भी है, क्योंकि यहां ये भी आपका स्वतुल्य है ना। एस भी स्वतुल्य है, आर भी स्वतुल्य है, एस भी स्वतुल्य है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ए आर में है, ए एस में है, तो दोनों में है, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। तो कह सकते हैं कि ए जो है वो आर इंटरसेक्शन एस में हो गया। ठीक है, और अगर आर इंटरसेक्शन एस में ए है तो इसका मतलब है कि ये संबंध आपका आर इंटरसेक्शन एस एक स्वतुल्य संबंध है ना। ये स्वतुल्य संबंध हो गया। स्वतुल्य तो हमारा चेक हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्वतुल्य के बाद सममिति पे। सममिति समझते हैं। देखो क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आर एस सममिति भी है, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग टू आर तथा ए बी बिलोंग टू एस, है ना। ए बी आर में भी है, ए बी एस में भी है। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि ए बी जो है वो दोनों में है, मतलब आर इंटरसेक्शन एस कह सकते हैं। ए बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर देखो आर संबंध है वो कैसा है, आर संबंध है वो सममिति है। तो अगर आर संबंध सममिति है, इसका मतलब ए बी है, इसमें बी ए भी है। सममिति का मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे बी ए आर में है, तथा इसी प्रकार बिल्कुल बी ए, अगर ए बी एस में है तो फिर अगर ये सममिति है, इसका मतलब ए बी एस में है तो फिर बी ए भी एस में होना चाहिए।
तो बी कॉमा एस भी बी कॉमा ए भी एस में है। इट मीन्स बी कॉमा ए दोनों में है, मतलब आर इंटरसेक्शन एस में है। तो भाई अब यहां पर बिल्कुल स्पष्ट बात दिखाई दे रही है कि ए कॉमा बी यहां आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी तो यहां पर है। इसका मतलब ए कॉमा बी हो बी कॉमा ए हो, इसका मतलब सीधा हो गया कि यहां पर आर इंटरसेक्शन एस जो है वो एक सममित संबंध है। तो यहां पर लिख देना है अतः आर इंटरसेक्शन एस एक सममिति संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य भी हो गया, सममिति भी हो गया। अब संक्रामक चेक करते हैं। देखो संक्रामक के लिए क्या करना है, देखो प्रश्न में तो दे रहा है भाई कि आर और एस संक्रामक है। तो अगर आर संक्रामक है इसका मतलब ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी एस में भी है। इट मीन्स दोनों में है। ए कोमा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ए कोमा बी आर में है तो फिर बी कोमा सी भी, देखो बी कोमा सी भी आर में होना चाहिए। भाई संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कोमा बी मिले, बी कोमा सी मिले तो फिर सी कोमा ए भी मिलना चाहिए। ऐसे ही तो ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी भी आर में है। इसी प्रकार ए कोमा बी एस में है, बी कोमा सी एस में होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी कोमा सी जो है वो दोनों को बिलोंग कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो फिर सी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी एस में है, बी कोमा सी एस में है, तो फिर ए कोमा सी भी एस में होना चाहिए। अब यहां पर देखो ये दोनों में हो गया, ए कोमा यहां पर कह सकते हैं, सॉरी यहां पर ए कोमा सी लिखी है ना, ए कोमा सी। तो ए कोमा सी आर में है, ए कोमा सी एस में है। अब यहां पर दोनों में है तो इसका मतलब यहां ए कोमा सी बिलोंग टू हम लिखेंगे आर इंटरसेक्शन एस लिखेंगे। अब सीधी बात यहां पर दिखाई देने लगी भाई, ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, बी कोमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है। तो अगर ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये संबंध आपका क्या है, संक्रामक है। तो आपको यहां लिख देना है अतः आर इंटरसेक्शन एस एक संक्रामक संबंध है। आर इंटरसेक्शन एस एक संक्रामक संबंध है। तो बच्चों यहां पर देखो ये तीनों दिखाई देने लगा है कि यहां पर ये संबंध आपका देखो स्वतुल्य भी है ना। जो आर इंटरसेक्शन है, आर इंटरसेक्शन एस एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आर इंटरसेक्शन एक सममिति संबंध है देखो, और आर इंटरसेक्शन एक संक्रामक संबंध है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस जो है वो एक आपका तुल्यता संबंध है। तो यहां पर आपको फाइनल में आंसर में लिख देना है अतः, या फिर इसको ऐसे रीजन भी लिख सकते हो, चूंकि आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य कॉमा सममिति व संक्रामक है, अतः आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये हमारा देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूफ करके लिख देना है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा देखो प्रूफ हो गया इस तरीके से। क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। बहुत ही मजेदार बच्चों क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, ये आपको जरूर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए और एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहां बच्चों इस प्रश्न को देखो, लिखता है यदि फलन एफ आई एन से आई एन, मतलब नेचुरल से नेचुरल में है। ठीक है, जी फलन है वो भी आपका आई एन से आई एन में है, मतलब नेचुरल से नेचुरल में है, जिसका प्रांत और सह प्रांत दोनों ही नेचुरल हैं। ठीक है, और कोई एच फलन है आई एन से आई आर में है, नेचुरल से रियल में दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x है, जी एक्स बराबर 3x प्लस 4 दिया गया है, जबकि एच एक्स फलन है वो साइन एक्स दिया गया है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई एन।
ठीक है, नेचुरल नंबर को x बिलोंग कर रहा है। लिखता है इसके द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध करके दिखाओ कि h ऑफ गॉफ बराबर में हॉग ऑफ f का मान ज्ञात करके बताना है। देखो बड़े आराम से यहां पर प्रूव करो। ऐसा पहले लिखता है, यहां पर जो बातें दी गई हैं उनको पहले लिखना है। देखो fx एक फलन दिया गया है जो हमारा 2x है, एक फलन हमारा gx दिया गया है, ये हमें दिया गया है 3x + 4, ठीक है, और एक फलन हमारा hx है जो कि दिया गया है sin x, ठीक है, और यहां कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू in, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा परिभाषित है तो हमसे कहता है कि ये बताओ भाई क्या है, h ऑफ गॉफ का मान बताओ। पहले हमें क्या करना है, गॉफ का मान यहां ज्ञात कर लेना है। गॉफ f बराबर, यहां पर गॉफ का मान यहां ऐसे लिख दें गॉफ x बराबर, ठीक है, गॉफ x बराबर क्या हो जाएगा, g ऑफ fx हो जाएगा, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब ये देखिए g ऑफ fx की वैल्यू प्रश्न में दी गई है 2x, तो यहां 2x लिख देना है, ठीक है। अब sin 2x सॉरी g 2x का मान बताओ। g तो हमारा देखो ये फलन है, x का मान क्या लिखना है, x का मान हमें लिखना है, ये क्या लिखना है, ये x का मान लिख देना है हमें 3, अपना ज्यों कहते हो x का मान 2x लिखें प्लस में 4, क्या लिखना है 3 × x का मान 2x लिखें और प्लस में लिख दें 4, तो ये हमारे पास 6x + 4 हो जाएगा। अब देखिए LHS पूरा का पूरा ले लें, LHS लें तो क्या लिखा है इसमें, लिखा है h ऑफ गॉफ का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको ऐसे लिखें h ऑफ, यहां से ऑफ को o खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगा के यहां लिखेंगे गॉफ, है ना, और इसकी वैल्यू हमने ये निकाल के रखी है तो हमें लिखना है h ऑफ 6x + 4 लिख देना है। अब देखिए h फलन को देखो, h फलन हमारा ये है hx बराबर sin x लिखा है, इस x के जगह पर यहां पर है 6x + 4, तो यहां भी x की जगह पर 6x + 4 लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखते हैं sin x की जगह पर लिखेंगे 6x + 4। ये हमारा देखो ये LHS का हल है ना, LHS आ गया पूरा, ये वाला इधर वाला। अब देखो इधर वाला RHS लेते हैं। RHS लेने से पहले इतना ये हॉग का मान निकालो, h ऑफ g का मान निकालो, तो f ऑफ g यहां x लिख दे, है ना, h ऑफ यहां लिख सकते हैं gx, और यहां से देखो h ऑफ gx और gx का मान ये लिखा है 3x + 4 लिखो भाई, 3x + 4 लिख देते हैं। अब h ऑफ 3x + 4 का मान देखो, ये हमारा h वाला जो फलन है वो ये है ना, hx बराबर क्या लिखना है, साइन लिखना है और x के जगह पर हमें 3x + 4 लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा RHS लेना है, पूरा का पूरा RHS कितना है, हॉग ऑफ f का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको कैसे ज्ञात करोगे, इसको यहां x लिख लो, है ना, तो इसको लिखें h ऑफ g, f ऑफ g यहां पर लिखो हॉग, और इसको o को खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लिखो, यहां fx लिख दो, ठीक है, h ऑफ g, और यहां से ध्यान से fx का मान लिख लो। fx का मान हमें दिया गया है कितना, fx का मान 2x है, तो यहां लिख देते हैं 2x, करेक्ट है। अब बताओ हॉग का मान कितना है, हॉग का मान हमने ये निकाला है sin 3x + 4, इसमें x की जगह पर क्या लिखना है, 2x लिखना है, तो यहां लिखते हैं sin 3x की जगह 2x लिखते हैं प्लस में 4 हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है। तो अब हमें यहां से sin 6x 3 दूनी 6x प्लस में 4 ये देखो मिलेगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि RHS और LHS जस्ट बराबर बराबर है कि नहीं है। तो जब LHS और RHS ये हमारा बराबर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि सिद्ध होता है यहां पर जो LHS है वो RHS के बराबर हो रहा है, अतः RHS बराबर जो है वो LHS के बराबर है, LHS बराबर RHS है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो H ऑफ गॉफ है ना, H ऑफ गॉफ का मान जो है वो हॉग ऑफ f के बराबर आ रहा है, मानी प्रूव हो गया है, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो, करेक्ट है बच्चों। ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों प्रश्न हैं। ये जो हमने प्रश्न यहां पर कलेक्ट किए हैं
वो कई बार रिपीट किए गए हैं, है ना, लगातार कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आई होप इन यही से आपके प्रश्न सभी बोर्ड एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, तो इनको तो आप कंप्लीट करो, बहुत जरूरी, अच्छी तरीके से। बाकी और ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा करो। हमें बिल्कुल एकदम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने हैं, जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी प्रकार के और किसी प्रश्न में कोई समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, या ग्रुप में डाल दो, है ना, तो वहां से हम आपके प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो। बाय बाय।